Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th July 2024. Please note we can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about right to be forgotten. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. क्या है राइट टू बी फॉरगॉटन वो समझते हैं। देखिए, इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके बारे में दे दिया गया किसी थर्ड पार्टी द्वारा, या आपके द्वारा भी अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन पास्ट में दे दिया गया है जो अब आप चाहते हैं कि वहां पे ना हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके लिए एम्बैरेसिंग है, मिसलीडिंग है या इररिलेवेंट है। मेनली इंटरनेट के जरिए ही इस तरीके के इंफॉर्मेशन जो है वो एटर्नल हो जाते हैं आजकल। कुछ ऐसी चीज जैसे कोरा पे किसी ने आपके बारे में कुछ लिख दिया, या विकिपीडिया पे कोई इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी चीजें जो हैं वो सॉर्ट ऑफ इटर्नल हो जाती हैं फॉर अ काइंड ऑफ परमानेंट मेमोरी। अब आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन वहां पब्लिक डोमेन से हटा दिया जाए, तो ये आपका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन है। और इस कारण से इट इज अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू ensure that some of the informations associated with him or her should be removed from public platform. और इसी अधिकार को कहा गया है द राइट टू बी फॉरगॉटन, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिमिट, डिलिंक, डिलीट और करेक्ट। कभी कभार गलत इंफॉर्मेशन भी रहता है तो उसको सही करवाना, regarding any personal information which could be misleading or embarrassing or irrelevant with respect to that individual. Right to be forgotten allows lawful removal of personal information if an individual makes such request. तो नॉर्मली अभी भारत के अंदर ऐसा कोई भी अधिकार स्टैट्यूटरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन अगर जिन देशों में भी, जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर, राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ राइट, स्टैट्यूटरी राइट, ऑफिशियली या लीगली आइडेंटिफाइड, तो वहां पे एन इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट डेटा होस्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं उनको कहा गया है डेटा होस्ट, उनको वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल टू टेक डाउन सम कंटेंट एसोसिएटेड विथ हिम और हर। ये है द राइट टू बी फॉरगॉटन। अब राइट टू बी फॉरगॉटन को देखा जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये काफी महत्वपूर्ण केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसके एम्बिट को टाइम टू टाइम एक्सपैंड किया है और नए नए अधिकारों को इसके अंतर्गत ऐड किया है इन सक्सेसिव जजमेंट्स। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी, निजी जो आपके इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है, या आपका पूरा का पूरा जो प्राइवेट लाइफ है, वो आप प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटिनी, ये आपका अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। अब अगर ध्यान से सोचा जाए तो राइट टू बी फॉरगॉटन इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो नेचुरली ये फिर उसका लॉजिकल एक्सटेंशन होगा कि राइट टू बी फॉरगॉटन शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। बट अभी तक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा नहीं है। इट वाज केरला हाई कोर्ट व्हिच वंस सेड कि राइट टू बी फॉरगॉटन should be considered under ambit of right to privacy, and since right to privacy is a fundamental right, that is why right to be forgotten should also be considered as a fundamental right. So right to be forgotten should be seen as right of informational privacy. आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाले जाते हैं और वो ऐसे डाल दिए जाते हैं कि उसको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, चेंज भी नहीं किया जा सकता आपके चाहने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई
केरला हाई कोर्ट ने कहा कि सिंस राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, सो राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, कि आपके हिसाब से आपके जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाने चाहिए वही बस जाएं। और इसी कारण से केरला हाई कोर्ट ने कहा कि राइट टू बी फॉरगॉटन ऑल्सो शुड बी अ फंडामेंटल राइट। हाँ, एट द सेम टाइम नो राइट इज एब्सोल्यूट। हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार लिखे हैं उसमें से कोई भी एब्सोल्यूट तो है नहीं। ऑल ऑफ देम हैव बीन सब्जेक्टेड विथ सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो वैसे ही इस केस में भी राइट टू बी फॉरगॉटन मस्ट बी बैलेंस्ड विथ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू फ्री स्पीच गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। पता चला कि आपने किसी पॉलिटिशियन या किसी करप्ट इंडिविजुअल के बारे में जिसने कुछ करप्शन किया हो, उसके बारे में आप जर्नलिस्ट है और आपने कुछ पब्लिक डोमेन में डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुछ बातें कही। अब वो कहेगी नहीं नहीं, मेरा तो राइट टू बी फॉरगॉटन मेरा फंडामेंटल राइट है, इस कारण से आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से डिलीट कीजिए। तो इस केस में ये राइट टू बी फॉरगॉटन का दुरुपयोग हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा, और उस केस में ये राइट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सिंस नो राइट इज एब्सोल्यूट in nature, every right is subjected to reasonable restriction. That is why a right to be forgotten also should be subjected to reasonable restriction put by another right, which is right to free speech. जर्नलिस्ट ने अपने फ्री स्पीच का इस्तेमाल किया है और उसने जो उसको सही लगा है उसने वो बातें पब्लिक डोमेन में रखी हैं। ऑफ कोर्स राइट टू फ्री स्पीच इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पुट अंडर आर्टिकल 19(2). राइट, तो हर एक अधिकार लिमिटेड होना चाहिए, ये भी अधिकार राइट टू बी फॉरगॉटन शुड ऑल्सो बी लिमिटेड। लेकिन अभी तक राइट टू बी फॉरगॉटन को सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, केरला हाई कोर्ट जरूर कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी तक नहीं कहा है कि राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच इज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट। उसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है। अब एक पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी regarding right to be forgotten, and most probably during the hearing of this petition Supreme Court may say कि right to be forgotten is a fundamental right guaranteed under right to privacy। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन इज ए स्टैट्यूटरी राइट, एक कानूनी अधिकार है जिसको वहां पे राइट टू इरेजर कहा जाता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एज पर पुट्टास्वामी केस ऑफ 2017, और उससे लिंक करके देखा जाता है राइट टू बी फॉरगॉटन को एंड राइट ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को। बट इस अधिकार को अभी तक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला नहीं है, एंड दिस राइट टू बी फॉरगॉटन इवन इफ इट गेट्स अ रिकॉग्निशन इट मस्ट बी बैलेंस्ड विथ राइट टू फ्री स्पीच। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डार्क ऑक्सीजन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, साइंटिस्ट ने एक स्ट्रेंज सा फिनोमिना हाल फिलहाल में डिस्कवर किया है, जहां पे उनको डीप सी बेस पे, जिसको कहा जाता है अबाइसल प्लेन, वहां पे उनको ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हुए मिले हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन इसलिए कहा गया है क्योंकि नॉर्मली जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स and that is a result of photosynthesis where plants in presence of sunlight and carbon dioxide and water makes glucose that is nothing but sugar and oxygen। तो plants photosynthesis process में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो तो आप जानते हैं, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, साइंटिस्ट ने पहली बार ऐसा एक स्ट्रेंज फिनोमेना फाइंड आउट किया है जहां पे डार्क रीजन में भी एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी कारण से इस ऑक्सीजन को बोला गया है डार्क ऑक्सीजन। इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट डार्कनेस बिलो द ओशनिक सरफेस। क्लेरियन क्लिपर्टोन जोन के बारे में हमने बात की थी सैटरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। क्लेरियन क्लिपर्टोन जोन में ही, जो काफी रिच है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में, वहीं पे मिला है डार्क ऑक्सीजन इन अबाइसल प्लेन।
अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है इवन इन डार्कनेस। तो साइंटिस्ट इसका जवाब अभी तक तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं कि जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं ऑन द बाइसल प्लेन, यानी कि सी के सरफेस के या ओशन के सरफेस में जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, ऐसे दिखते हैं कुछ लंप ऑफ कोल की तरह। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इनको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि कई सारे मेटल्स एक साथ मिले होते हैं इन छोटे छोटे लंप्स में। मेटल्स लाइक मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, लिथियम। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इनके अंदर कुछ तो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज पानी को, H2O को ब्रेक कर देती हैं इन हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। और इसी प्रोसेस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको कहा गया है डार्क ऑक्सीजन। तो ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, दे कीप ऑन undergoing some electrochemical activity, and this electrochemical activity breaks water into hydrogen and oxygen, and the oxygen produced in this process is known as dark oxygen. The next article is about sites easing norm for agar wood export. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. सबसे पहले साइट्स के बारे में समझते हैं, ये है क्या। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसका मतलब है कि ये एक इंटरनेशनल लॉ है। कन्वेंशन का मतलब ही होता है इंटरनेशनल लॉ, और नाम से जैसा हमें समझ आ रहा है, इट इज एन इंटरनेशनल लॉ दैट रेगुलेट्स ट्रेड इन दोज प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर थ्रेटेंड। तो साइट्स का पूरा नाम से ही आपको इसका काम समझ आ जाना चाहिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट रेगुलेट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरास एंड फौनास, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी जिनके भी पॉपुलेशन को थ्रेट है, उनका इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होगा, अगर डिमांड होगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। साइट्स जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसका सेक्रेटेरिएट है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। साइट्स ट्रीटी इज लीगली बाइंडिंग, मतलब इसके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको इस ट्रीटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना है। दिस ट्रीटी वाज फाइनलाइज्ड इन 1975. इंडिया हैज बीन मेंबर सिंस 1976. इस साइट्स ट्रीटी के अंदर या कन्वेंशन के अंदर 3 अपेंडिक्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज के नाम मेंशन किए गए हैं। अपेंडिक्स 1 में वो सारे स्पीसीज के नाम रखे गए हैं विच आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, जिनके पॉपुलेशन को खतरा है। अगर प्रोटेक्शन ना दिया गया तो वो पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। ऐसे स्पीसीज में ट्रेड परमिटेड है ही नहीं। ऐसे स्पीसीज में ओवरऑल या उनके बॉडी पार्ट्स का ट्रेड इज नॉट परमिटेड एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेयर स्पेशल अप्रूवल इज गिवन। अदरवाइज अपेंडिक्स 1 में जो भी स्पीसीज मेंशन किए गए हैं उनका ट्रेड या उनके बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड कोई भी एस्पेक्ट का ट्रेड पॉसिबल नहीं है। ट्रेड इज नॉट परमिटेड। अपेंडिक्स 2 में उन सारे स्पीसीज का नाम मेंशन किया गया है जिनकी पॉपुलेशन पे खतरा है, बट राइट नाउ दे आर नॉट थ्रेटेंड बट स्लाइटली ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सरल भाषा में कहें तो अपेंडिक्स 2 में उन स्पीसीज को रखा गया है जिनके पॉपुलेशन पे उतना खतरा नहीं है एज कंपेयर टू स्पीसीज पुट इन अपेंडिक्स 1। The species that are not threatened with extinction but on the verge of threat. तो they are threatened, उनकी पॉपुलेशन को खतरा है, but lesser in degrees as compared to species mentioned in Appendix 1. Appendix 2 में जो भी species mentioned किए गए हैं उनका ट्रेड परमिटेड है but only after prior approval in a regulated manner. और Appendix 3 में उन species के नाम मेंशन किए गए हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर मेंबर कंट्री जिसके ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करवाना चाहता है। मान लीजिए कि ये स्पीसीज, इसके पॉपुलेशन को कोई खास खतरा है नहीं, येट ए मेंबर कंट्री वांट्स कि ये स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री सम स्पीसीज कुड बी गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड, बट ऐसे स्पीसीज का नाम मेंशन किया जाता है इन अपेंडिक्स 3। तो ये तो बात हो गई इस इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स की।
अब थोड़ा बात करते हैं अगरवुड्स की और फिर दो करंट न्यूज पे आएंगे। अगरवुड्स ये एक तरीके का सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्री है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस वेस्ट बंगाल में ये काफी ज्यादा पाया जाता है। आसाम के अंदर भी अगरवुड्स अच्छे खासे संख्या में पाया जाता है। इसको अच्छा खासा रेनफॉल चाहिए इस ट्री को, अगरवुड ट्री को। और टेम्परेचर वेरिएशन जो होना चाहिए वो काफी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के बीच में जो अंतर काफी ज्यादा नहीं होना चाहिए। सॉइल की बात की जाए तो लोमी सॉइल एंड स्लाइटली एसिडिक सॉइल होना चाहिए अगरवुड्स को। अगरवुड्स जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इससे अगरबत्ती वगैरह इंसेंस स्टिक बनाने में काम आता है, इससे परफ्यूम एयर फ्रेशनर ये सब बनाने में काम आता है अगरवुड्स। अगरवुड्स के कंजर्वेशन स्टेटस की अगर बात की जाए तो IUCN में इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लेकिन साइट्स के अंदर इट इज पुट इन अपेंडिक्स 2। मतलब परमिशन है अभी इसके ट्रेड का, बट इन अ रेगुलेटेड मैनर। इट हैज बीन पुट अंडर अपेंडिक्स 2। इट वाज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 2 in 1995 ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट ओनली एट COP9 in 1994। तो जैसे UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता रहता है, वैसे ही साइट्स का भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 9 में, जहाँ पे सारे मेंबर कंट्रीज इकट्ठा होते हैं, उसमें 1994 में भारत के रिक्वेस्ट पे अपेंडिक्स 2 में अगरवुड को ऐड किया गया 1995 के अंदर। तो अपेंडिक्स 2 में ऐड करने का मतलब है कि ट्रेड इज परमिटेड बट ओनली इन अ कंट्रोल्ड मैनर टू अवॉइड ओवर यूटिलाइजेशन, ताकि इसके पॉपुलेशन को खतरा ना हो। तो अगरवुड्स में इंटरनेशनल ट्रेड परमिटेड है बट ओनली इन ए रेस्ट्रिक्टेड मैनर। अब साइट्स जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की हमने बात की थी, इससे संबंधित एक और बात समझते हैं। साइट्स के अंदर एक प्रोविजन होता है जिसका नाम है RST, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। तो जिन भी स्पीसीज के पॉपुलेशन पे खतरा बढ़ जाता है, उन स्पीसीज का वापस से रिव्यू करती है साइट्स कि क्या उनके पॉपुलेशन पे खतरा है, और अगर है तो फिर उनके ट्रेड में वापस से वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ RST, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। As I said, it is done to identify if trade on a particular species of flora या fauna is detrimental to its survival। क्या ट्रेड सच में खतरनाक हो रहा है उस स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, और अगर साइट्स के इस रिव्यू में मेंबर कंट्रीज को लगता है कि हाँ सच में खतरा हो रहा है ट्रेड के कारण उस स्पीसीज का सर्वाइवल, तो फिर उसके बाद साइट्स प्लेटफॉर्म पे उस स्पीसीज के ट्रेड पे बैन भी लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मोस्टली जो स्पीसीज अपेंडिक्स 2 में रहते हैं उनका होता है RST, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। और अगर पता चला कि हाँ सच में खतरा है तो उनको अपेंडिक्स 2 से निकाल करके अपेंडिक्स 1 में रखा जा सकता है। अब करंट न्यूज ये है कि कुछ मेंबर कंट्री जो साइट्स के हैं इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के, वो चाहते थे कि अगरवुड्स का RST हो। RST होने के बाद, यानी कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड होने के बाद, हो सकता है कि उसको अपेंडिक्स 2 से निकाल करके अपेंडिक्स 1 में रख दिया जाता, और उससे भारत के जो फार्मर्स हैं जो अगरवुड्स उगाते हैं, मेनली नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स और वेस्ट बंगाल के फार्मर्स, उनको काफी नुकसान होता, क्योंकि इसमें फिर इंटरनेशनल ट्रेड बैन हो जाता। तो इंडिया ने काफी मेहनत करके सक्सेसफुल इस बात को इंश्योर करा दिया है कि अगरवुड्स के ऊपर RST हो ही ना। इंडिया हैज सक्सेसफुली प्रिवेंटेड, दैट इज द करंट न्यूज, कि अगरवुड्स का RST करने की जरूरत ही नहीं है। तो नाउ अगरवुड विल कंटिन्यू एज पार्ट ऑफ अपेंडिक्स 2। इंडिया ने जो आर्गुमेंट्स रखे, उसने कहा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, इट विल डिसरप्ट लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स स्पेशली ऑफ इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। प्लस इंडिया ने प्रॉपर स्टडी करके रिपोर्ट सबमिट की है कि अगरवुड्स में जो ट्रेड हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, वो काफी सस्टेनेबल तरीके से हो रहे हैं और उससे उसके पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है। ये प्रॉपर स्टडी करके रिपोर्ट सबमिट की भारत ने, जिसके बेसिस पे इंश्योर कराया कि अगरवुड्स का RST ना हो। उल्टा फायदा हो गया इस साइट्स मीटिंग के बाद। अभी अगरवुड्स के इंटरनेशनल ट्रेड पे एक्सपोर्ट कोटा लगा दिया गया है कि इतना ही एक्सपोर्ट किया जा सकता है, 1,51,000 kg पर ईयर ऑन अगरवुड्स चिप्स एंड अबाउट 7,050 किलोग्राम पर ईयर ऑफ अगरवुड्स ऑयल। तो अब एक्सपोर्ट कोटा लिमिट कर देने से फायदा क्या होगा कि अब हर एक एक्सपोर्ट बैच जो भारत से निकलेगा उसको ट्रैक किया जाएगा टू सी कि ओवरऑल जो कोटा है वो ब्रीच ना हो।
तो हर एक बैच जब बाहर निकलेगा भारत से, अगर वुड ट्री का और अगर वुड ऑयल का, तो हर एक बैच को रजिस्टर किया जाएगा, नोट किया जाएगा, तो जिससे इनफॉर्मल या इलीगल जो ट्रेड होता था अगर वुड्स में, वो बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अब ध्यान से इंटरनेशनल चेक पोस्ट पे भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि इंडिया कहीं कोटा ब्रीच तो नहीं कर रहा। तो उस चक्कर में कम से कम इस बात को तो तय कर दिया जाएगा कि अगर वुड्स का इलीगल इनफॉर्मल ट्रेड ना हो। और जब इलीगल इनफॉर्मल ट्रेड नहीं होगा, जो स्मगलर्स काट करके बेचते हैं बाहर में, वो जब नहीं होगा, तो नेचुरल तरीके से अगर वुड्स की सप्लाई कम होगी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड ऊपर जाएगा, तो फिर जो हमारे फार्मर्स लीगल तरीके से अगर वुड्स ग्रो करके एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बेहतर रिटर्न मिलेगा उनके क्रॉप्स पे, और फार्मर्स को ओवरऑल फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। आफ्टर दिस limitation of quota, informal trade will come down. That would be an advantage. Illegal trade will come down and गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अर्निंग बढ़ेगी, फार्मर्स के लिए जो लीगल एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं विथ द न्यू कोटा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट निपुण भारत स्कीम। This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 4 ethics point of view. देखिए, निपुण भारत का पूरा नाम है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस स्कीम का मकसद है कि जितने भी बच्चे ग्रेड 3 या ग्रेड 5 के बीच में हैं, उन सब को बेसिक लिखना, पढ़ना और नंबर सिस्टम आता हो। तो सरल भाषा में अंडर निपुण भारत स्कीम द गोल इज कि बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 या नॉट लेटर देन ग्रेड 5 जो भी बच्चे हैं उनको लिखना, पढ़ना और बेसिक नंबर सिस्टम आता हो। दिस निपुण भारत स्कीम इज वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान क्या है? स्कूल लेवल पे एक होलिस्टिक स्कीम है भारत सरकार की स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। पहले स्कूल लेवल पे 3 स्कीम्स चलाया करती थी भारत सरकार अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। सर्व शिक्षा अभियान फॉर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन टिल क्लास 8, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फॉर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 9 to 12 एंड टीचर्स एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्कूल टीचर्स। बाद में भारत सरकार ने तीनों ही स्कीम्स को सब्ज्यूम करके एक हॉलिस्टिक स्कीम बना दिया, समग्र शिक्षा अभियान, और उसी के अंतर्गत अपने लिए लक्ष्य रखा है निपुण भारत स्कीम का कि ग्रेड 3 या ग्रेड 5 के बीच के जो भी बच्चे उनको बेसिक लिखना, पढ़ना और नंबर सिस्टम आता हो। अब ये जो आर्टिकल है थोड़ा अलग बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हर एक स्टेट में लगभग, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो या केरला हो, हर एक स्टेट में जो मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, उनका बेसिक लिखने और पढ़ने की एबिलिटी पिछले 10-12 सालों में काफी बढ़ी है। तो ब्लू कलर से दिखाया गया है अलग अलग स्टेट्स में यंग मदर्स के लिखने और पढ़ने की एबिलिटी इन द ईयर 2010, और ये रेड कलर के ग्राफ से दिखाया गया है यंग मदर्स की लिखने और पढ़ने की एबिलिटी बाय 2022। तो लिखने और पढ़ने की एबिलिटी हर एक स्टेट में बढ़ी है यंग मदर्स की साल 2010 में तुलना में 2022 में। तो इससे इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि निपुण भारत स्कीम के जो लक्ष्य हैं उसको तभी पूरे किए जा सकते हैं जब घरों पे मदर्स को इनकरेज किया जाए, यंग मदर्स को इनकरेज किया जाए कि वो अपने बच्चों को बेसिक लिखना, पढ़ना और नंबर सिस्टम सिखाएं। क्योंकि फॉर यंग चिल्ड्रन टू ग्रो एंड थ्राइव नथिंग कुड बी मोर पावरफुल दैन टीचर्स एंड मदर्स ज्वाइनिंग हैंड्स, ऐसा ही आर्टिकल कहता है। तो ये बातें आप एसे राइटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फादर का एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है, बट चूंकि मोस्ट ऑफ द people in this age group, about 65.5% young men in this age group are working, part of workforce, that is why they are not available with the children. But mothers, उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो कम है, यानी कि वर्किंग कम मदर्स हैं। तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। इफ दे आर ट्रेंड, दे आर एजुकेटेड, तो फिर
उससे निपुण भारत स्कीम के लक्ष्य को अटेन करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ये आर्टिकल कहता है। तो वैसे भी आपने ये कोट तो सुना ही है कि एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट द एंटायर फैमिली एंड सोसाइटी, राइट। तो वही बात है मोरलेस यहाँ पे। एस्से में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एथिक्स में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। ये कोट आया था यूपीएससी 2022 में मेंस में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका ये कोट है कि कंट्री को अगर करप्शन फ्री बनाना है तो फादर, मदर और टीचर तीनों को कंट्रीब्यूट करना होगा। तो मैंने हिंट्स भी दे रखा है, चाहिए तो हिंट्स पढ़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए या पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, बाद में हिंट्स पढ़िए। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मनु भाकर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, फिल्म्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो मनु भाकर 22-year-old shooter from India, women shooter from India, has become the first woman shooter from India to win an Olympics medal. She won bronze medal in women's 10-meter air pistol event at Paris Olympics. तो ये सब फैक्चुअल चीजें याद रखना है। 10 मीटर के एयर पिस्टल में उन्होंने इवेंट में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन सोसाइटी में जो जीएस पेपर 1 वाला पेपर है या एथिक्स पेपर में मनु भाकर का आप नाम इस्तेमाल कर सकते हैं टू काउंटर द पैट्रियार्कल थिंकिंग एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यंग वुमेन। ध्यान देने वाली बात है कि शी इज द फर्स्ट वुमन शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल। मेन शूटर ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। फॉर एग्जांपल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब ने जीता था सिल्वर इन एथेंस ओलंपिक्स 2004 मेंस डबल ट्रैप में। अभिनव बिंद्रा साहब ने जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड इन बीजिंग 2008 ओलंपिक्स। गगन नारंग जी ने जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ब्रोंज इन लंदन 2012 ओलंपिक्स। विजय कुमार जी ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल सिल्वर जीता था इन लंदन ओलंपिक्स 2012। और अब मनु भाकर द फर्स्ट वुमेन, ऑल 4 ऑफ देम आर मेन, 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। यूएनसीएलओ से संबंधित जो प्रश्न थे वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Autonomous international organization established under UNCLO is an international seabed area that is uh, uh, ocean floor and the subsoil thereof beyond limits of national jurisdiction. Absolutely correct. Sustainable development goal इनमें से कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर नॉन proliferation. That's all from our side for today. Thanks for watching.